नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे रेडियोलॉजी इन मेडिको टेक। तो कल की क्लास में या फिर ऐसे ही शुरुआत से शुरू करते हैं कि अपन पढ़ रहे थे एक्सरे ट्यूब के बारे में। उससे पहले एक्सरे जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब अपन ने थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सरे ट्यूब होती क्या है, उसकी ट्यूब हाउसिंग होती है। तो क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लास में ग्लास एनवेलप क्या होता है, ग्लास एनवलप होता क्या है उसके बारे में। कि पायरेक्स का बना होता है, इवैक्यूएटेड ग्लास की ट्यूब होती है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसके आगे प्रोटेक्टिव हाउसिंग के आगे अपन ने पढ़ा था कैथोड। कैथोड में फिलामेंट पढ़े थे। और क्या पढ़ा था, फोकसिंग कप पढ़े थे। उससे आगे सीधे चलते हैं कि कैथोड के बाद में अपन ने डिसाइड किया था कि इसमें एनोड भी होता है। और वो एनोड क्या काम करता है, एनोड जो होता है ये एक असेंबली होती है। ठीक है, असेंबली मतलब इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ एनोड ही होगा, एनोड के साथ साथ में और भी चीजें होती है। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि एनोड जो होता है वो टारगेट पॉइंट प्रोवाइड करता है। क्या करवाता है, टारगेट पॉइंट। इसमें एक एंगल होता है जो रेडिएशन को क्या करता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट कर देता है बेरिलियम विंडो की तरफ, जो कहाँ पे जाएंगी, पेशेंट के पास जाएंगी और पेशेंट की क्या करती है, इमेजिंग करती है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कि जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, कि किसका क्यों होता है, कि इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74 होता है। अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो यहाँ पे इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट भी अपन ने हाई बोला था, जिस कारण इसे इजीली वेपोराइज नहीं होगा। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसके साथ में अटैच रहता है, कॉपर की बार के साथ में, कॉपर की एक छड़ लगी रहती है। तो एनोड जो होता है टंगस्टन का बना होता है और अटैच किसके साथ रहता है, कॉपर के साथ अटैच रहता है। कॉपर के साथ ही अटैच क्यों रहता है, लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है, आगे भी इसके बारे में बात करते हैं। फिर कि एनोड जो होता है ये प्रोवाइड करवाता है फोकल स्पॉट। एनोड प्रोवाइड द फोकल स्पॉट इंटरेक्शन साइट। फोकल स्पॉट को ही इंटरेक्शन साइट में बोल रहा हूं यहाँ पे। लास्ट क्लास में अपन ने बताया था कि ये जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट बोलते हैं। और इसी को मैं बोल दे रहा हूँ क्या, इंटरेक्शन साइट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इंटरेक्शन साइट ये मतलब कोई अणु आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे आके टकरा रहा है, वो इंटरेक्शन ही कर रहा है यहाँ पे। इसके बारे में एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में कि एक्सरे बनेगी कैसे, कि कुल मिला के साइट पे हो क्या रहा है, वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कि जो एनोड है वो फोकल स्पॉट प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन साइट प्रोवाइड करता है, किसके किसके लिए, इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइक के लिए यहाँ पे आएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, बॉम्बार्ड करेंगे, अटैक करेंगे, और क्या बन जाएगी, एक्सरे बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एनोड जो होता है इसमें एक एंगल होता है, एनोड हैव ए एंगल विच डायरेक्ट द प्रोड्यूस्ड एक्सरे इन डाउनवर्ड। ये जो एंगल है इसका, मैंने एंगल यहाँ पे बना रखा है, ये जो एंगल होता है इन प्रोड्यूस्ड एक्सरे, जो बनी हुई एक्सरे है उनको क्या करता है, नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, नीचे की तरफ शिफ्ट करता है फॉर पेशेंट, या फिर इमेजिंग कर देते हैं यहाँ पे। मतलब कि एक्सरे बनाने से ही मतलब नहीं है, एक्सरे पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट को क्रॉस करेंगे, वहां पे इमेज बनाएंगे, तो अपने को इमेजिंग से मतलब है, एक्सरे बना के छोड़ने से मतलब नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, एनोड के आधार पर एक्सरे ट्यूब को, ऑन द बेसिस ऑफ एनोड, एनोड के आधार पर अपन ने एक्सरे ट्यूब को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, या फिर दो टाइप की क्या होती है अपने पास, दो टाइप की क्या होती है, एक्सरे ट्यूब्स होती है एनोड के आधार पर। मतलब कैथोड के आधार पे तो डिवाइड नहीं करते इसको, एनोड के आधार पे करते हैं कि एनोड कैसा होना चाहिए। इसके हिसाब से अपने पास दो तरीके की क्या होती है, एक्सरे ट्यूब्स होती है। पहली होती है स्टेशनरी, दूसरी होती है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। एग्जाम में सवाल भी आता है कि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में बताओ, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में बताओ, या फिर बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, कौन सी अच्छी होती है और कौन सी किस मशीन में यूज होती है, उनके बारे में बात करेंगे। अब पढ़ते हैं कि कौन सी, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, या फिर स्टेशनरी एनोड के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे होता है कि सवाल दो तरीके से आता है, एक तो एक्सरे ट्यूब के बारे में पूछ लेगा कि स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब के बारे में बताओ, तो उसमें अपने को पायरेक्स वगैरह सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर सिर्फ ऐसे पूछे कि छोटे सवाल में कि स्टेशनरी एनोड क्या होता है, तो अपने को ये समझाना होता है कि सर जो एनोड की असेंबली है उसकी, उसके बारे में पूछ रहा है वो। तो इसमें देखते हैं
इसमें कि ये किसका बना होता है, ये 2 से 3 mm थिक टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, वही कि टंगस्टन का क्यों बना होता है वो अपन ने बता रखा, अपन ने समझ रखा है वो क्यों बना होता है। किसका बना होता है, 2 से 3 mm थिक टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रहे कि पूरा टंगस्टन नहीं होता, जो अपन ऐसे एनोड का एंगल देखते हैं ना, ये पूरा इतना बड़ा कि टंगस्टन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 mm की एक लेयर ही यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो रेयर अर्थ मटेरियल होता है। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, कॉस्टली होता है। ये कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। ठीक है, क्या होता है, ये महंगा होता है। अगर पूरा ही प्योर फॉर्म में या फिर ज्यादा यूज कर लेंगे तो फिर मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी, मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी तो डे टू डे में जो रूटीन एक्सरे होते हैं उनकी भी क्या करती है, कॉस्ट बढ़ती है। फिर इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, विच इज अटैच्ड विद ए लार्ज कॉपर बार। ठीक है, कॉपर बार के साथ में क्या रहता है, ये अटैच रहता है। और ये कॉपर क्या काम करता है, पढ़ रखा है अपन ने, कि जो हीट बनती है यहाँ पे, उस हीट को क्या करता है, ये दूर ले जाने का काम करता है, जो कि क्या हो जाती है, बाद में ठंडी हो जाती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कि एनोड का जो एंगल होता है यहाँ पे 15 से 20 डिग्री तक होता है। कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये क्या होता है, यहाँ पे 15 से 20 डिग्री तक का होता है, जो कि अनफ होता है एक्सरे को क्या करवाने के लिए, डाउनवर्ड शिफ्ट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कि टंगस्टन जो होता है वो टारगेट मटेरियल के यूज होता है, टारगेट मटेरियल में यूज होता है। क्यों होता है वो भी सुनो, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाई होता है। एटॉमिक, सॉरी ये क्या है, मिस्टेक है, इसको अपन यहाँ पे नंबर कर देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाई होता है। और कितना होता है, 74 होता है। फिर आगे, कि ये जल्दी से क्या नहीं होता, वेपोराइज नहीं होता, जल्दी से वेपोराइज नहीं होता, या फिर मेल्ट नहीं होता, या फिर पिघलता नहीं है, या फिर जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, इसका ऐसे मतलब समझते हैं। क्यों नहीं होता जल्दी से खराब, कि वहां पे तो बहुत सारी हीट बन रही है, बार बार इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हाई एनर्जी के हैं, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 3387 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज्यादा है, जो कि कैपेबल है कि हाई हीट को भी क्या कर सकता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फिर उसको सहन कर सकता है। इसके बाद में, विद स्टैंड ए हाई हीट कैपेसिटी। विद स्टैंड का मतलब होता है कि इसके पास हाई हीट की कैपेसिटी होती है, उसको सहन कर सकता है वो। ठीक है, खराब नहीं होगा इजीली। फिर आते हैं कि कॉपर क्यों यूज करते हैं। कॉपर इसलिए यूज करते हैं, सॉरी ये पूरी लाइन थोड़ी सी मिस्टेक में आ गई। कॉपर यूज करते हैं क्योंकि कॉपर की जो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो गुड होती है, किसको लेके, फॉर हीट के लिए कॉपर की गुड कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो कॉपर यूज्ड फॉर किस लिए होगा, कि जो हीट बन रही है कॉपर उस हीट को क्या कर देता है, दूर डिसिपेट कर देता है, मतलब उसको दूर भेज देता है, जिससे क्या होता है, एनोड जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में, कि जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द टारगेट एंड जनरेट्स एक्सरे। ठीक है, एक्सरेज, एज रिजल्ट ए लॉट ऑफ हीट जनरेट, सो द कॉपर बार। ठीक है, देखो कॉपर का काम आएगा यहाँ पे, द कॉपर बार डिसिपेट द हीट अवे फ्रॉम द टारगेट बिकॉज कॉपर हैज ए गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट, या फिर इसको गुड कंडक्टर भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी जो होती है वो विशेषता हो जाती है, और कंडक्टर की वो खुद है। ठीक है, वो है उसका गुण धर्म है कंडक्टिविटी, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एनोड है, ये क्या है, एनोड, कि एनोड के ऊपर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब वहां पे अपन ने पढ़ा था कि 99% ऑफ क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट जो होती है एनोड के लिए क्या होती है, हानिकारक साबित हो सकती है। तो ये जो कॉपर बार होती है इस हीट को क्या कर देती है, दूर की तरफ भेज देती है। और दूर की तरफ कहाँ भेजेगी, जो ट्यूब के बाहर में ऑयल भरा हुआ है उसमें भेज देगी। ये ऑयल इंसुलेटिंग ऑयल होता है, ये क्या काम करता है, इसको ठंडा करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया कि कॉपर अपन क्यों यूज कर रहे हैं। इसके बाद में, कि स्टेशनरी एनोड की जो एक्सरे ट्यूब है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। मतलब कि इन मॉडर्न आज के जमाने में, कि अपन रोटेटिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि रोटेटिंग में क्या होता है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, वो अच्छी एक्सरे प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो स्टेशनरी होती है इसको अपन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या करती है, लो अमाउंट की और लो मतलब सॉफ्ट रेडिएशन, सॉफ्ट एक्सरे, या फिर लो इंटेंसिटी की एक्सरे प्रोड्यूस करती है। तो उनका यूज कहाँ पे करेंगे, तो उनका यूज स्टेशनरी एनोड जो एक्सरे ट्यूब है वो नाउ डेज आज के जमाने में कहाँ कहाँ यूज होती है, एक तो डेंटल रेडियोग्राफी में, ठीक है, दांतों के
अस्पतालों में या फिर दांतों के एक्सरे करने की जो मशीन आती है उसमें अपन इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आती है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में इसको यूज करते हैं क्योंकि मेमोग्राफी जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज की होती है। और डेंटल में भी, कि डेंटल जो है वो दांत जो होते हैं इतना बड़ा एरिया वाला पार्ट नहीं होता, या फिर इतनी इनकी डेंसिटी भी नहीं होती, इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन चाहिए। मेमोग्राफी में सॉफ्ट टिश्यू के लिए होती है। बेड साइड एक्सरे मशीन्स। बेड साइड एक्सरे की जो यूनिट्स होती है, कि मतलब कि जब पेशेंट खड़ा होके रेडियोग्राफी रूम में ना आ पाए तब अपन एक मशीन घीस के लेके जाते हैं, ठीक है, वहां पे उसका एक्सरे करते हैं और मशीन को वापस खड़ी कर देते हैं। उस मशीन को क्या बोलते हैं? बेड साइड एक्सरे यूनिट। बेसिकली ये 3 टाइप की होती है। 3 टाइप के अपन नाम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि एक तो होती है मेन पावर सप्लाई वाली, एक होती है, ऊपर कर देता हूं इसको, अब देखते हैं कि एक तो होती है मेन पावर सप्लाई, इसमें एक लंबी सी केबल लगी रहती है, उस केबल को इस प्लग में लगा दो, ठीक है, लाइट वाले प्लग में लगा दो, मशीन ऑन करो, एक्सरे किए और चल दिए, ठीक है। सबसे ज्यादा ये यूज होती है, वाइडली यूज होती है। दूसरी होती है बैटरी वाली मशीन, या फिर बैटरी डिस्चार्ज मशीन बोलते हैं। इस मशीन में स्पेसिफाइड बैटरी यूज होती है, लेड एसिड बैटरी यूज नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें दूसरी बैटरी यूज होती है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि ये एक बार चार्ज होने के बाद में लगभग 10 से 15 एक्सपोजर ही क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है। और इसको दोबारा चार्ज करने के लिए दोबारा से क्या करना पड़ता है, प्लग इन करना पड़ता है। तीसरी मशीन आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज मशीन। देखो कैपेसिटर का जो काम होता है वो एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि कैपेसिटर का जो काम होता है वो चार्ज को स्टोर करना होता है। और ये चार्ज कहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। कि जो पंखे में जो छोटा सा सेल होता है ना उसको कैपेसिटर बोलते हैं, तो उसको अपन चार्ज करेंगे वो एक झटके में चार्ज होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज करेंगे तो एक झटके में डिस्चार्ज होता है। तो ये कैपेसिटर की खासियत होती है कि वो जल्दी डिस्चार्ज होता है, जल्दी क्या होता है, चार्ज भी होता है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज में अपन मशीन को जब एक्सपोज करते हैं तो वो एक्सपोज दे देती है, लेकिन उसको चार्ज करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन इन दोनों मशीनों का यूज अपन क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, इसका सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं कि ये जो मेमोग्राफी बेड साइड वगैरह समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये दिखती कैसी है, कि ये जो है ये कौन सी होती है, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है। ये एनोड एक्सरे ट्यूब, एक चीज समझिए कि इसका नाम स्टेशनरी क्यों पड़ा। स्टेशनरी इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये जो एनोड है इसका, ठीक है, ये जो एनोड है इसका, ये जो एनोड है ये क्या रहता है, यहाँ पे स्टेबल रहता है। क्या रहता है, स्टेबल रहता है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है यहाँ पे, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। मतलब ये एक जगह पे रहेगा, रोज इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होगी यहाँ पे, रोज उनको सेंड करेगा, रोज क्या करेगा, एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, लेकिन टच से मस नहीं होगा। इसमें क्या होता है, एंगल होता है, ये एंगल भी है, तो ये एक्चुअल में दिखती ऐसी है, ये थोड़ी सी ब्लर आ रखी होगी, लेकिन एक्चुअल में ये दिखती ऐसी है। तो ये जो इधर वाला जो ये कॉपर जैसा पार्ट दिख रहा है, ये ही क्या है, यहाँ पे एनोड है, और इसमें ये एंगल भी देख सकते होगे, ठीक है, ये एंगल है, और इधर का वाला ये क्या है, ये कैथोड है। बाकी मैंने ट्यूब के बारे में समझा रखा है कि ये क्या होती है, इसकी पायरेक्स की ग्लास होती है, ठीक है, ग्लास मतलब जिसको बोलते हैं, ये एनोड हो गया, यहाँ पे हीट बन रही है, यहाँ पे ये एक्सरे बन रही है, ठीक है, ये एनोड असेंबली हो गई, ये कॉपर की बार हो गई, यहाँ पे ये टंगस्टन का टारगेट हो गया, ठीक है, यहाँ से एक्सरे निकलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, बेरिलियम विंडो बोल देंगे। ये क्या है, फिलामेंट है, ये रहा फिलामेंट। इलेक्ट्रॉन, ये जो काला काला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बौछार या फिर इलेक्ट्रॉन का जाना है, कैथोड इधर लिखा हुआ है, ठीक है, टंगस्टन का टारगेट वगैरह सारी चीजें समझा रखी है इसमें। लेकिन एक्चुअल में दिखती कैसी है, ये ऐसी दिखती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी क्या, एक्सरे ट्यूब होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब नाम क्यों रखा है इसका, क्योंकि इसका जो एनोड होता है, इसका जो एनोड होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है, और मूवमेंट भी कैसी करता है, रोटेशन वाली, ठीक है, मतलब कि वो रोटेट होता है, घूमता है। घूमता क्यों है वो भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो टारगेट होता है, द टारगेट ऑफ एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, या तो टंगस्टन का बना होगा या फिर किसका बना होगा,
अलॉय ऑफ टंगस्टन एंड रहेनियम, ठीक है। तो टंगस्टन का बना होगा या फिर अलॉयज का बना होगा। अलॉयज जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, मतलब अलॉयज का मतलब जो होता है वो क्या होता है, मिक्स मेटल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। मिक्स मेटल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं ना मिश्र धातुएं, उनको क्या बोलते हैं, अलॉयज। टंगस्टन और रहेनियम की मिश्र धातुओं का उपयोग भी अपन क्या कर सकते हैं, टारगेट मटेरियल में कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि एनोड जो एंगल होता है वो बिवेल्ड होता है 6 से 20 डिग्री। अब ये बिवेल्ड क्या है, बिवेल्ड इसको ऐसे समझते हैं कि ये कुछ रोटर जैसा होता है, ठीक है। और इस रोटर में अगर एक तरीके से मैं बताऊं कि ऐसे मान लो कि ये कोई एनोड है अपने पास, यहाँ पे एक्सरे जो है इसके किनारों पे ही आएंगे, तो ये जो किनारे किनारे जो है यही किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक है। ये जो किनारे होते हैं यही किसके बने होते हैं, टंगस्टन के होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, बिवेल्ड इनको ही बोलते हैं। तो ये किनारे जो होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं और उन किनारों का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 6 से 20 डिग्री होता है। नेक्स्ट लाइन में कि जो एंगल ऑफ एनोड होता है वो रिडायरेक्ट करता है एक्सरे को डाउनवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द बेरिलियम विंडो। कि वही पिछले बार में पढ़ा था कि अपन ने कि जो एनोड क्यों होता है, ये एनोड इसलिए होता है कि जो एक्सरे होती है वो डाउनवर्ड पेशेंट की तरफ शिफ्ट हो जाए, और लेकिन वो कहां से निकलेंगी, वो निकलेंगी बेरिलियम विंडो से, ट्यूब से बाहर निकल जाएंगी। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब या फिर मॉडर्न जो रोटेटिंग एनोड होता है उसमें रोटर यूज करते हैं, ठीक है। इन मॉडर्न रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब द रोटर रोटेट्स 3000 आरपीएम पे। ये जो रोटेट होता है ये एक रोटर से अटैच रहता है, रोटर में मोटर लगी रहती है। अब ये मोटर जो है वो टेक्निकली गलत है, मोटर नहीं लगी होती, ठीक है, मतलब रोटर लगा रहता है। और ये जो घूमता है कितनी स्पीड पे घूमता है, ये 3000 राउंड पर मिनट, कि 1 मिनट में 3000 बार ये घूम जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीपल क्या मिलती है, जगह मिलती है टारगेट करने के लिए। कि एक तो ये स्टेशनरी में एंगल एक जगह है, रोज एक जगह पे ही मात खा रहा है वो बेचारा, रोज एक जगह पे आ रहा है, रोज थप्पड़ पड़ रहे हैं। और यहाँ पे कि कभी इसने इस गाल को आगे कर दिया, कभी इस गाल को आगे कर दिया, कभी खोपड़ी पे खा रहा है, कभी पैर पे खा रहा है। तो इसका ये हाल है कि मल्टीपल स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, मल्टीपल फोकल स्पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, बॉम्बार्डिंग के लिए, ठीक है। इसको आगे पढ़ते हैं कि जो रोटेटिंग एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है, ठीक है। रोटेटिंग एनोड अलाउज इलेक्ट्रॉन बीम टू बॉम्बार्ड या फिर इंटरेक्ट। इंटरेक्ट टर्म जो होती है वो इंटरेक्शन से आती है, जिसका मतलब बॉम्बार्डिंग ही होता है, ठीक है। वो बाद में समझेंगे कि ऑन ए लार्जर टारगेट एरिया, इस लार्जर टारगेट एरिया का मतलब वो है कि जब वो घूमेगा कभी इस एंगल पे आ रहा है, कभी इस एंगल पे आ रहा है, कभी इस एंगल पे आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लार्जर टारगेट एरिया। ड्यूरिंग एक्सपोजर, कि एक्सपोजर के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे बॉम्बार्ड करते हैं, उनको एक मल्टीपल जगह वाला लार्ज एरिया मिल जाता है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे इसकी लाइफ तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द हीटिंग ऑफ एनोड नॉट कंसंट्रेट एट ए स्मॉल एरिया लाइक स्टेशनरी एनोड। कि वही बेइज्जती हो गई किसकी, स्टेशनरी एनोड की, कि साले तू क्या कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। कि अपने पास रोटर है, इसको अपन घुमाएंगे तो कभी इस एंगल पे लगेंगे, कभी इस एंगल पे लगेंगे, दूसरे एंगल घूम जाएंगे तो वहां पे लगेंगे, तो हमारे पास तो पूरी सुविधा है, ठीक है। कुल मिला के इसकी बेइज्जती होनी होती है, मतलब कि तू कम ही एक्सरे निकाल पाएगा, गंदा आदमी। या फिर इसको ऐसे मान ले कि ये ओल्ड जनरेशन में यूज हो रहा था, ओल्ड जनरेशन में क्या हो रहा था, यूज हो रहा था पुराने जमाने में। लोगों में दिमाग बढ़ा तो उन्होंने क्या बना दिया, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब बना दी। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब क्यों बना दी, क्योंकि उनको हाई एफिशिएंसी चाहिए थी या फिर हीट को कम करना था और एक्सरे की क्वालिटी बढ़ानी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो रोटेटिंग एनोड जो होता है, एनोड असेंबली होती है, उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है कि जो एनोड स्टेम है, ठीक है, एनोड स्टेम मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का बना होता है। क्यों बना होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब हीट तो बन रही है ना वहां पे, हीट 99% ये बनेगी, चाहे तुम लोग रोटेटिंग कर लो, चाहे अभी जो ये रोटर का जो रोटेशन है इसको चाहे 10,000 आरपीएम कर लो, हीट 99% ही निकलेगी, वो फिक्स है, क्योंकि वो इंटरेक्शन का पार्ट है, वो इंटरेक्शन का पार्ट है कि 1% ऑफ एक्सरे निकलेंगी, 99% ऑफ क्या निकलेंगी, हीट निकलेंगी। लेकिन ये मोलिब्डेनम का स्टेम जो होता है, कि अभी अपन ने वो पढ़ा कि यहाँ पे ये है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ कि ये जो डंडा सा लगा हुआ है इसको ही क्या बोलते हैं अपन,
एनोड स्टेम बोलते हैं। ये एनोड स्टेम क्या काम करता है, यहाँ से जो हीट बनेगी उसको क्या कर देगा, दूर भेज देगा। ठीक है, फिर आता है कि सिल्वर जो होता है यूज होता है लुब्रिकेंट में, इन बियरिंग। इसको जो बियरिंग घुमा रही है उसमें ऐसे ग्रीस वगैरह यूज नहीं करते, क्योंकि वो जल्दी खराब होती है और ट्यूब की लाइफ भी उसमें खराब हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सिल्वर का पाउडर फॉर्म यूज करते हैं, जिससे इसको ल्यूब्रिकेशन मिलता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, या फिर इसको स्मूथ क्या करवाता है, रोटेशन करवाता है। नेक्स्ट, कि स्टेटर्स जो होते हैं वो आउटसाइड द ट्यूब लगे रहते हैं। ये स्टेटर्स, स्टेटर्स वर्ड याद रखना, स्टेटर्स आर लोकेटेड आउटसाइड द ट्यूब विच हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बाय विच एनोड रिवॉल्व्स। ठीक है, या फिर रोटेट्स। इसको मैं ऐसे समझा दूं, ऊपर लेते हैं कि यहां से दोबारा बनाते हैं। ठीक है, वही चीज दोबारा बना लेते हैं एक बार, कि ये है स्टेम हो गया, ये इसका सपोर्टिंग डिवाइस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगी ट्यूब की, यहाँ पे कवरिंग हो जाएगी, बाकी चीजें इधर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कैथोड लग जाएगा। ऐसे रफ डायग्राम बना लेते हैं कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे टारगेट करेंगे, इधर क्या जाएंगी, एक्सरेज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, एनोड का स्टेम होता है। एनोड का क्या होता है, स्टेम होता है, जो कि हीट को क्या करता है, डिसिपेट करता है। दूसरा, ये जो बियरिंग्स होती है यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें क्या होता है, सिल्वर यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए। अब आता है कि जो स्टेटर्स होते हैं वो ट्यूब के बाहर लगे रहते हैं। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं इसके लिए। ट्यूब के बाहर क्या लगे रहते हैं, स्टेटर्स लगे रहते हैं। ये जो स्टेटर्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। देखो, जब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक मोटर लगा देंगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो घूमेगी, घूमेगी तो वो खुद भी क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, खुद का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका। तो इस कारण से उसको नहीं लगाते, क्योंकि वो इंटरप्ट करती है, या फिर और हीट और भी जनरेट करती है, या फिर जो हीट है वो डिसिपेट नहीं हो पाती पहले वाली, कि फालतू में दूसरी क्यों बढ़ाएं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा देते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे स्टेटर बोलते हैं। ये ठीक है, इतना हो गया। अभी इनको अपन क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इनको क्या करेंगे, मोटर को इंड्यूस करेंगे। ठीक है, कौन सा इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, और एक होता है सेल्फ इंडक्शन। कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साहब, म्यूचुअल हो जाएगा। म्यूचुअल का मतलब होता है कि मैं उसको बिना हाथ लगाए क्या कर सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ, कि मेरी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इस मोटर को क्या करेगा, तो क्या करेगा, जनरेट करवाएगा क्या, रोटेशन, जिससे क्या करेगा, ये भाई साहब घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये जो होता है, इसकी जो डिस्क होती है इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, एनोड डिस्क। ये भी किसकी बनी रहती है, हाई एटॉमिक नंबर की बनी रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्क के पीछे ग्रेफाइट का क्या लगा रहता है, एक और डिस्क लगी रहती है। ग्रेफाइट की क्या लगी रहती है, प्लेटिंग लगी रहती है। अब किसी को पता है तो ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर हाई हीट को हैंडल कर सकता है, जिससे ये जो एरिया होते हैं ये एरिया क्या रहे, कूल डाउन रहे। ठीक है, दोबारा से ऊपर आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको अच्छी तरह से, कि रोटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द ग्लास ट्यूब। ये एम नहीं है, इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड द ग्लास ट्यूब, जो किसके द्वारा रोटेट होता है, द रोटर या फिर एनोड इज रोटेटिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, रोटेट होता है। वही मैंने क्या बताया, अभी नीचे बताया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मेमोग्राफी में, मशीन में, या फिर यूनिट भी बोल सकते हैं, मशीन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, जहां पे क्या होता है, मोलिब्डेनम यूज होता है टारगेट मटेरियल के लिए। क्या होता है, मतलब कि मेमोग्राफी में कुल मिला के सॉफ्ट एक्सरे चाहिए होती है, उसके लिए इतना ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर का मटेरियल जरूरी नहीं होता कि टंगस्टन ही यूज करें, महंगा मटेरियल यूज करें। अपन क्या कर सकते हैं, मोलिब्डेनम यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं बैक साइड ऑफ एनोड डिस्क। ये अभी मैंने बताया कि जो एनोड डिस्क की बैक साइड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, और ये ग्रेफाइट की क्यों बनी होती है, क्योंकि ये हीट को क्या कर सकती है, आसानी से क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है, फिर डिसिपेट कर सकती है। या क्या कर सकती है, हैंडल भी कर सकती है और उसको डिसिपेट भी कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग एनोड।
कि रोटेटिंग एनोड ऐसा तो क्या ही कर रहा है कि इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, इसको ही यूज कर रहे हैं, कितना टाइम खराब कर दिया इसमें। ठीक है, करते क्यों है? ये जो होता है ये हाई इंटेंसिटी की एक्सरे प्रोड्यूस करता है, कि जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगी वो उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब कुल मिला के ज्यादा का मतलब कि डिसेंट होती है, कि एक पेशेंट है, पेशेंट की रेडियोग्राफी करने के लिए डिसेंट क्वालिटी की का करता है, ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है, जिससे पेशेंट को मिनिमम हानिकारक इफेक्ट हो और अपनी इमेजिंग भी हो जाए। दूसरा कि इट कूल डाउन द एनोड रैपिडली। कूल डाउन रैप की एक तो अपन ने ग्रेफाइट लगा दिया, एक अपन ने क्या लगा दिया, एनोड स्टेम लगा दिया। ये दोनों हीट को डिसिपेट कर रहे हैं, बाहर ऑयल भी भरा हुआ है, ठीक है, और वो घूम भी रहा है, घूम रहा है तो अलग अलग जगह से हीट बन रही है, वो अलग जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे, जल्दी से क्या होता है, ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि ये हाई ट्यूब करंट और शॉर्टेस्ट एक्सपोजर क्या टाइम क्या करता है, अपने को देता है। हाई ट्यूब करंट की कुल मिला के जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी एक्सेलरेशन से एक्सरे भी निकलती है। तो जो शॉर्टेस्ट जो एक्सपोजर होता है वो अपने को प्रोवाइड करता है, कि बटन दबाते ही क्या हो गया, एक्सरे हो गया, ये लो। ठीक है, मतलब कि जो मिनिमम जो टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सॉरी 20 मिली सेकेंड एक क्या होना चाहिए, एक्सपोजर का टाइम होना चाहिए, या फिर इसको 0.20 सेकेंड भी बोल सकते हैं। इतना क्या होना चाहिए, एक्सपोजर टाइम होना चाहिए। और ये एक्सपोजर टाइम कहां से डिसाइड होता है, टीडीएस प्रिंसिपल होता है एक, जो कहां से आता है, अलारा से। ये अलारा, सॉरी जो अलारा होता है, ALARA, अलारा, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, कि किसी पेशेंट को उतना ही एक्सपोजर दो जितना क्या है, जरूरी है उसके लिए, उससे ज्यादा मत दो। ये अलारा क्या प्रिंसिपल देता है अपने को, टीडीएस देता है। टीडीएस का मतलब होता है टाइम, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, और एस का मतलब होता है शील्डिंग। क्या होता है, शील्डिंग होता है। ठीक है, कि टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एक्सपोजर का टाइम बता रहे हैं। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। पेशेंट से एक्सरे ट्यूब की डिस्टेंस जितनी हो सके उतनी दूर होनी चाहिए, या फिर ट्यूब से रेडियोग्राफर की डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम में होनी चाहिए, या फिर कोई और पर्सन है तो वो भी दूर होना चाहिए। शील्डिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। और ये प्रॉपर जो शील्डिंग होती है पेशेंट के लिए लागू होती है, और रेडियोग्राफर के लिए भी लागू होती है, और बाहर की जनता के लिए भी लागू होती है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं कि जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती है वो कुछ ऐसी होती है। अपन ने जो डायग्राम रफली बनाया था ना, वो कुछ ऐसा दिखता है कि हो गया फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने कहाँ गए, एनोड के ऊपर। ये एनोड क्या होता है, घूमता है। ये क्यों, जो स्टेटर्स है, ये पीले पीले कलर के जो स्टेटर्स दिख रहे हैं, स्टेटर्स है। ये स्टेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिनको अपन ने मोटर वाइंडिंग बोल रखी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये होते क्या है, स्टेटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इंडक्ट का इंड्यूस करता है, इंड्यूस के कारण ये घूमने लगता है। ठीक है, इतना ही इसमें अपन पढ़ते हैं, बाकी अपन ने पढ़ लिया। ये फोकसिंग कैथोड हो गया, ये फोकसिंग कप होता है कैथोड का, ये गिलास का एनवलप हो गया, ये पूरी जो होती है लेड की हाउसिंग भी हो गई यहाँ पे। ये जो विंडो है यहाँ से निकल के आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेरिलियम विंडो बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा कि जो अपन यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये नीचे मत जाना, ये जो है ये स्केल रखा है किसी ने, ठीक है, और ये स्केल हमने नहीं हटाया। ये कुछ ऐसी होती है कि ये जो है यहाँ पे ये पॉइंट, ये क्या है, कैथोड है। क्या है ये, कैथोड है। और ये जो डिस्क दिख रही है, डिस्क में देखो ये बिवेल रहे, बिवेल के एंगल, ये घूमता हुआ भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बीवेल बोलते हैं। और ये बीवेल किसके बने होते हैं, टंगस्टन और रेनियम के बने होते हैं। ये जो है इसका रोटर है, और यहाँ पे बाहर से इसके क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अपन हाउसिंग में लगा देते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सॉरी बस आज के लिए इतना ही, बाकी इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक चैनल टेलीग्राम चैनल लिंक मैं और प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे इसके डिटेल नोट्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।